हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जेम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल के 2017 के ओल्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश जो वाला पेपर हैं वह हम 20 अगस्त वाले पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पहली शिफ्ट का पेपर कर चुके हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर की कुछ वीडियोस में पहले ही डाल चुका हूँ और आज हम जो तीसरा पोर्शन है इसका सेकंड शिफ्ट का वह सॉल्व कर रहे हैं। तो हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में यदि 2/3 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या निम्न होगी। आपसे बोला कि 60 छात्र हैं टोटल कक्षा में और आपसे बोल दिया कि 2/3 भाग लड़के हैं। कितना? इसका 2/3 भाग लड़के हैं, मतलब लड़कों की संख्या कितनी है यदि हम निकालें तो 40 हैं लड़के। यहाँ पर कितने हैं? 40 लड़के हैं, लड़कों की संख्या 40 है। तो आपसे पूछा है लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 60 में से हम 40 को माइनस कर देंगे। कुल छात्रों की संख्या में से हम यदि लड़कों की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी होगी हमारी? 20 होगी लड़कियों की संख्या। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? 20। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि अंडर, यहाँ पर आपको जो है 3 दिया हुआ है। क्या? रूट में जो अंडर रूट जो घनमूल दिया हुआ है इसका, तो आपको बताना है। यदि हम देखें 216 किसका घन है, तो हम देखते हैं 6 की पावर 3। यदि हम 6 को 3 बार गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा? 216। और यदि हम 5 का 3 बार गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? जो 125 मिलेगा। यदि हम इनका घनमूल निकालें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एक बार 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 5 बाहर। और 6 का यदि हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30 का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यदि एक संख्या और उसके 1/3 भाग का योग 4 है। मैंने माना कि एक संख्या है क्या? मैंने मान लिया एक संख्या है x, एक संख्या है x, x का 1/3 भाग x प्लस 1/3x। आपसे बोला, मैंने माना एक संख्या x है जिसका 1/3 का योग कितना है? 24 है। इसका बराबर है 24। कितना? 24 आपको बोला गया है। यदि हम इसको देखें तो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3x प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 24। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x और 1x 4x इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 3। यदि हम 4 से इसको काटें तो 4 से 6 बार, 6 का यदि 3 में गुणा करेंगे तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 18। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? 18। x का मान कितना आया हमारा? 18। आपसे पूछा गया संख्या क्या होगी? संख्या आपसे पूछी गई है, संख्या क्या होगी? यहाँ पर हमने x मानी थी तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 18 आ गई है। तो सही आंसर क्या होगा? 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि x² प्लस 3x माइनस 40। आपको यह दिया हुआ है और आपसे पूछा है इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड आपको बताना है। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि x² प्लस 8x माइनस 5x। 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40 माइनस 40। इसको इस प्रकार हम हल करेंगे। आगे हम हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? अंदर x प्लस 8। और यदि हम यहाँ से -5 कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचा? x प्लस 8। यहाँ पर भी बचा क्या? x प्लस 8 यहाँ पर भी बचा। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर x प्लस 8 का एक जोड़ा बन जाएगा तो x प्लस 8। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? x माइनस 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? x प्लस 8 और x माइनस 5। यहाँ पर क्या होगा आपका? x प्लस 8 और ये वाला आपका सही आंसर होगा क्या? x प्लस 8 और x माइनस 5। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि p प्लस 1/p इक्वल टू 8। यह दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने माना कि जो p प्लस 1/p इक्वल टू a, यदि यह a को मैंने 8 को a माना तो आपको फॉर्मूला होता है कि p का q प्लस 1/p का q इक्वल टू, यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? a का क्यू माइनस 3a। आप इसको हल करोगे तो a की वैल्यू कितनी? 8। 8 का क्यू माइनस कितना? 3a, 3 इंटू 8। यदि हम देखें 8 का क्यू करते हैं तो कितना आता है? 512 माइनस 3 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 24। यदि इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 12 में से 4 गए तो बचा 8 और 10 में से 2 गए तो बचा 8 और 4। तो कितना आया? 488। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा, 488। आपको दिया हुआ है, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पर और आपसे पूछा गया है कि इनका औसत ज्ञात कीजिए। औसत आपको बताना है कि क्या आपको, यदि हम इसके औसत की बात करें तो इसका औसत क्या होगा? सिग्मा
एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यदि हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 5 का गुणा 2 में तो 10, 15 का यदि 4 में करेंगे तो प्लस क्या आएगा 60, 75 का 25 का यदि 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 175, और यहाँ पर 35 का यदि 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 140, और यदि हम 45 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 135 आ जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अपोन में आ जाएगा कितना 20, कितना ये 2 का जोड़ा 2 3 7 4 7 और ये 3 का इनको जोड़ा तो हमारा कितना आ गया 20। तो आपका क्या हो जाता है, इसको यदि हम आगे हल करेंगे तो 10 और 60 कितने होगा 70, 70 और यहाँ पर आपने जोड़ा तो कितना हो गया 70 और 245 में यदि आपने इसको ऐड किया तो कितना आएगा 385 में यदि आप जोड़ोगे तो आपका कितना मिल जाएगा 5 और 5 10 0, 3 और 8 कितना हो गया 11, 3 और 8 11 और 1 12, और बचा कितना यहाँ पे हो जाएगा 5/20। यदि हम इनको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 26 मिल जाएगा 26। तो इसका औसत कितना आएगा, औसत आएगा 26। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया है a की पावर x + 5 इंटू ए की पावर 2x - 1 इन डिवाइड करना है a की पावर x = 1। यदि हम देखें कि हमें पता है कि गुणा में घातें जो होती हैं वह क्या होता है, यदि कहीं पर गुणा का निशान हो, यदि गुणा करें तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, और भाग करने पर क्या होती हैं माइनस होती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि a की पावर x + 5 यदि यहाँ पर इंटू है तो क्या हो जाएगा, घातें यहाँ पर जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x - 1, और यदि यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगी घात, तो क्या आ जाएगी x = 1। 1 का यदि मैं मान लूँ 1 की पावर 0 तो क्या होगा 1 ही होगा। यहाँ पर 1 की पावर 0 मान लूँ तो 1 ही होगा। तो यदि हम इनको इक्वल करें तो ये वाली पावर और ये इक्वल होंगी, क्योंकि देखो यदि मैंने इस ए की पावर को 0 माना, यहाँ पर 1 की पावर 0 या a की पावर 0 मान लिया, a की पावर 0 मानते हैं तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को यदि हम इक्वल करें, ये वाली पावर को इससे इक्वल करें तो कितना आ जाएगा x + 5 + 2x - 1 - x = 0। तो यहाँ पर -x से +x कट जाएगा, और यहाँ पर यदि हम देखें माइनस का 1 और 5 कितना हो जाएगा प्लस का 4, 2x + 4 = 0, और x = आ जाएगा क्या 4/2, और 2 से यदि हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 4 -2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गुणसूत्र इनमें से स्थित होते हैं। गुणसूत्र कहाँ पर स्थित होते हैं, यदि हम बात करें तो मानव शरीर की जो कोशिका होती है, कोशिका में जो नाभिक होता है, नाभिक में होते हैं गुणसूत्र, और नाभिक के अलावा गुणसूत्र कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हैगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। घर्षण यह आपको पता होगा कि किन्हीं दो सतहों के मध्य लगने वाला, जब इनको इसके ऊपर से यदि रगड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं घर्षण। यदि घर्षण इन दोनों के बीच किया जाए तो क्या होगा आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। हमें पता होगा कि प्रयोग करते हैं कि यदि प्लास्टिक जो ग्लास की रॉड हो या प्लास्टिक की हो या फुलाया हुआ गुब्बारा हो, यदि हम इनमें घर्षण करते हैं, किसी भी चीज़ पर रगड़ देते हैं तो क्या होता है कि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। और हमने एक प्रयोग किया हुआ है कि एक पेन होती है, पेन को यदि हम कहीं पर रगड़ कर या तो बालों पर या कहीं पर भी रगड़ कर यदि देखें तो ये इसमें कुछ कागज़ के टुकड़े हों और उनके ऊपर यदि हम ले जाएं तो यह क्या करती है, उनको आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो यह किसका प्रयोग होता है कि घर्षण के कारण क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है। ये कागज़ के टुकड़ों में ऋणावेश होता है और यहाँ पर क्या आ जाता है धनावेश। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए जो कागज़ के टुकड़े हैं वह कहाँ पेन में जाकर चिपक जाते हैं। तो इसी प्रकार जो होता है वो कॉपर की रॉड में घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉपर एक सुचालक धातु है। सुचालक मतलब जिसमें करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पर यदि एक
यदि हम देखें, यदि यह कॉपर की रॉड है, यहाँ पर रगड़ा जाता है, तो यहाँ पर यदि इसमें आवेश उत्पन्न होता है तो यह कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसमें फ्लो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक संख्या का वर्गमूल को दुगना कितना है, 42 है। आपको क्या बोला कि एक संख्या मान ली x, उसका वर्गमूल रूट, इसका दुगना क्या है, आपको 2 गुना कर दिया मैंने, तो क्या बोला है कि 42 है। क्या 42 है। तो आपसे पूछा गया है वह संख्या क्या है, मतलब x का मान आपसे पूछा गया है। यदि हम x का मान निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 42/2। यदि हम इसको काटेंगे तो 21, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 441 होता है 21 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपको, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि क्या होती है, 4% वार्षिक ब्याज दर से 1,32,651 हो गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 6 माही तो आधार पर लगाई जाए तो आपको क्या बताना है, धनराशि बताना है, धनराशि ज्ञात करना है। यदि हम देखें कि जब 6 माही गणना होती है, ब्याज की गणना 6 माही की जाती है चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज की यदि हम बात करें और गणना 6 माही की जाए तो क्या होती है, जो हमारी दर होती है, दर 4% वार्षिक है, तो दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। मतलब क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी 2%। 2% की यदि मैं वैल्यू बताऊँ आपको तो क्या होती है, 1/50। 1/50 होता है क्या, 2%। यदि हम, अब आपको पता होगी ट्री मेथड, जिससे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं। यदि हम बात करें तो इसमें जो आधार जो नीचे हर होता है, हर को क्या करते हैं हम, मान लेते हैं क्या, मूलधन। क्या मान लेते हैं, धनराशि जो होती है वह मान लेते हैं हम, किसको, हर को। और हर को यदि धनराशि माना जाता है तो यदि आपको यहाँ पर कितना टाइम दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। यदि मैं इसको 6 माही के मैं तोड़ूँ, 6 माही में इसको तोड़ूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6 माही मिलेंगी, 6 माही मिलेगी। और यह दर भी क्या है, 6 माही है। आपको 6 माही दर है, 6 माही टाइम पीरियड है। और आपका मूलधन हमने माना है 50, आपने धनराशि कितनी मानी है, 50। यदि यहाँ पर 50 है तो इसका जो आएगा, मतलब क्या, आपको निकालना क्या है इसको आपको 3 बार 3 माही है तो 3 बार 6 माही है, मतलब 3 इसकी क्या करना है, आपको पावर लगाना है। और इसको सॉल्व किस प्रकार करना है, आपको इसको करना है, इस पर 3 बार ब्याज लगेगा, मतलब 3 बार क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज इस पर लगेगा। किस प्रकार, पहले यदि इसकी बात करें कि 5 की पावर 3 पे कितनी लगेगा, 1/50 लगेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ब्याज कितना लगेगा, 2500 रुपये। और फिर से पुनः आपको दूसरे साल, ये क्या हो गया, फर्स्ट 6 माही में, ये सेकंड 6 माही में, और ये क्या है, थर्ड 6 माही में। तो यदि आप देखो सेकंड 6 माही में ब्याज फिर से लगेगा तो कितना हो जाएगा, इस पे लगा हमारे, यदि 50 की बात करें तो 50 पे लगा तो कितना लगा आपका ब्याज लगा 2500। यदि आप इस पे लगेगा तो कितना लगेगा, 1/50, 1/50 मतलब कितना लगा आपका ब्याज, 50। और आगे यदि आपको बात करें तीसरी 6 माही में पुनः ब्याज लगेगा 50 की घात 3 पर, तो 50 की पावर 3 पर यदि ब्याज लगेगा कितना लगेगा, 2500। फिर बाद में आपको क्या लगेगा, इन दोनों पर भी ब्याज लगेगा, इन दोनों पर भी क्या होगा, आपका ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा, आपका लगेगा 100 रुपये। कैसे, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 5000 बटे 5000 सही, जो इनका करें अपन 5000 पर 1/50 से ब्याज लगाएं तो कितना आएगा, 100। अब ये बचा हुआ है 50 पर भी पुनः ब्याज लगेगा 1/50, तो कितना लगेगा, 1। तो आपको क्या करना है, इसमें करना होता है क्या कि इनको जोड़ देते हैं हम, ब्याजों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2500 2500 2500 और यहाँ पर 50 100 और 1। यदि हम इनको जोड़ें तो क्या आएगा, 1 से 1 आएगा, और यहाँ पर 5 का 5 होगा। और यदि हम बात जोड़ें तो कितना आएगा, 5 5 10 5 3 15 और 1 16 की 6 आ जाएगा, और हाँ 1 जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 और 2 6 और 1 7। आपका ब्याज क्या आ जाएगा, 7651। आपका यह क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और आपसे बोला कि यह आप, यदि हम हमारे हिसाब से देखें तो हमारी धनराशि कितनी थी, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 1,25,000 आपकी धनराशि हो रही है। यदि हम ब्याज और मूलधन को जोड़ दें तो हमें कितना आना चाहिए, हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा आना चाहिए 1,32,651 आना चाहिए। मतलब यदि हम इसमें क्या जोड़ दें, यदि हम जोड़ दें इसको, यदि हम जोड़ दें इनको तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12
3:1। तो हमारा यह धनराशि क्या हुई कि हमारे ब्याज जो यहाँ पर धनराशि मिश्र धन दिया हुआ है, हमारा मिश्र धन भी उसी के बराबर है। मतलब जो हमने मूलधन माना है, मतलब हमने जो मूलधन माना है या धनराशि मानी है वह बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है, अधिकांश जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनमें किस प्रकार का दहन होता है, किस प्रकार से वह जलते हैं? अपभ्रंशन, क्या वह धीरे धीरे टूट जाते हैं? नहीं, अपभ्रंशन इसमें नहीं होता। यदि हम बात करें स्वतः दहन, स्वतः दहन मतलब वह धीरे खुद से ही जल जाते हैं। यदि आप जीवाश्म ईंधन की बात करो, पेट्रोल है, तो पेट्रोल यदि है तो वह क्या ऑटोमेटिक रखा हुआ जल जाएगा? नहीं, इसमें यह स्वतः दहन नहीं होता। यदि हम विस्फोट की बात करें कि वह पेट्रोल है, जीवाश्म ईंधन है, तो यदि इसका ये एक यूं ही फूट कर जलता है, यह फूट जाता है? नहीं, यह क्या विस्फोट भी नहीं होता। लेकिन त्वरित दहन मतलब धीरे धीरे करके जलता है, मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर त्वरित दहन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि आपको एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का अनुपात क्या 4 भुजाएं जो हैं उनको 4:5 के अनुपात में है, इसका परिमाप आपको दिया हुआ है कितना? 180 सेंटीमीटर और भुजाएं निम्न है। तो आपको क्या दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात 4:5, मतलब एक होगी लंबाई, एक होगी क्या चौड़ाई, एक क्या होगी लंबाई, एक होगी चौड़ाई। यदि आप लंबाई और चौड़ाई का अनुपात x का यहाँ पर गुणा कर दें और इनको जोड़ दें, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हमें पता है कि जो परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको पता है, परिमाप जो होता है वह क्या होता है आपका L + B × 2। यदि हम यहाँ पर देखें तो 2L + B मतलब क्या हो जाएगा? 4x + 5x। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 9x × 2, और आपको दिया हुआ है क्या परिमाप? 180। परिमाप कितना दिया हुआ है? 180। यहाँ पर भी 180। यदि आप यहाँ से 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 18x = 180। तो x की वैल्यू कितनी आई? 10। x की वैल्यू यदि 10 है तो आपसे क्या पूछा गया है कि भुजाएं क्या हैं? यदि आपसे भुजाएं पूछी गई हैं तो भुजाएं क्या होंगी? 4x, x की वैल्यू 10, तो 4 का यदि 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40, और 5 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 50। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? आपसे पूछा है अम्ल नहीं है, तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है? HCl गैस रूप में, HCl जब विलयन के रूप में होता है तो ये अम्ल होता है, लेकिन गैस के रूप में होता है तो ये अम्ल नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? HCl गैस के रूप में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है तो उसे मछली दिखाई देगी। मतलब आपसे पूछा है एक नदी है, यदि आप देखो यहाँ पर भरा हुआ है पानी, यहाँ पर भरा हुआ है इस नदी में पानी, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और वह देखता है कि यहाँ पर एक मछली है। क्या है? एक मछली है, और उसे जब वो इसको देखेगा तो उसे क्या होगा? मछली कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है। कहाँ से? अपनी मूल स्थिति के ठीक ऊपर दिखाई देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा तो जिसके विकर्ण कितने हैं? आपको 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। हमें पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है हमारा कि जो विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण जो होंगे, विकर्ण का गुणनफल, विकर्ण 2 विकर्ण होते हैं तो दोनों का गुणनफल बटे 2 क्या होता है? हमारा क्षेत्रफल होता है। यदि हम विकर्णों को गुणनफल देखें तो 18 × 12/2, 2 से काटा तो 6 बार, और 18 का 6 में गुणा किया तो 108 जो होगा सेंटीमीटर में। यदि आपका है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 48 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ की लंबाई कितना? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई 3, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1, इनका अनुपात आपको दिया हुआ है, और उसका पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आयतन दिया हुआ है कितना? 48। यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है कि LBH, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है आपका? वॉल्यूम इक्वल टू होता है क्या? LBH। तो यदि हम लंबाई गुणा चौड़ाई, यदि हम इनको मान लें क्या, यदि हम जो इनका अनुपात है इसको इसमें x का गुणा, इसमें x का गुणा, और इनको इस प्रकार मान लें तो हमारा जो वॉल्यूम क्या आता है? वॉल्यूम आएगा 3x × 2x × x,
और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 48। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 6, और x का 3 बार गुणा होगा तो क्या आ जाएगा q। तो यहाँ पर है 48। 6 से यदि आप 48 को काटोगे तो 6 से 8 बार जाएगा 48 और x की पावर 3। यदि x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी आई 2। तो आपको यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होगी, यदि x की वैल्यू 2 है तो लंबाई होगी कितनी 6। यदि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना आ जाएगी चौड़ाई 4, और जो ऊंचाई है वह कितनी आ जाएगी 2। तो यह अनुपात आपको क्या मिल जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। आपसे पूछा गया है पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है क्या कि आपका होता है, यदि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो क्या होता है पार्श्विक क्षेत्रफल LH प्लस BH का ट्वाइस। ये होता है क्या पार्श्विक क्षेत्रफल। क्या आपका पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका क्या 2LH और BH। तो यदि आप यहाँ पर 2 तो यही रहेगा, L का मान कितना 6 और इंटू H का मान कितना आपका 2, तो प्लस B का मान कितना 4 और H का मान कितना 2। तो यदि हम इनका गुणा कर देंगे तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2। 4 12 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 2, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 40 आंसर आ जाएगा। क्या 40 आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले बिजली के तारों को प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है। प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो तार रहते हैं, बिजली के जो तार रहते हैं, उस पर एक कवरिंग होती है, एक कवर होता है। ये मेन तार है, इस पर कुछ कवर चढ़ा होता है, वो प्लास्टिक का होता है। तो वह प्लास्टिक का कवर क्यों चढ़ाते हैं, प्लास्टिक होते हैं क्योंकि प्लास्टिक होते हैं आपको अर्धचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, स्थायी चालक या विद्युत के सुचालक। वो होते हैं क्या विद्युत के कुचालक, जिससे कि वह विद्युत धारा का चालन नहीं करते, और आप यदि इन तारों को पकड़ते हो तो आपको प्लास्टिक की वजह से करंट नहीं लग पाता। तो यह क्या होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। यहाँ पर हम बात करते हैं निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। आपको बताना है सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो वह क्या होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, तो वह क्या होगी आपके विश्व की सबसे छोटी कोशिका यदि आपसे पूछी जाए तो वह होती है क्या माइक्रोप्लाज्मा। और आपसे यदि पूछी जाए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वह क्या होती है शुक्राणु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में इसमें यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कौन सी होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। क्या केंद्रक का अभाव वाली प्रोकैरियोटिक, और विकसित केंद्रक किसमें होता है यूकेरियोटिक। विकसित केंद्रक किसमें होता है यूकेरियोटिक। तो यदि हम बात करें तो कवक की कोशिका में जो केंद्रक होता है वह विकसित होता है, पशुओं में भी पौधों में भी। लेकिन जीवाणु की कोशिका में अविकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसका अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक अविकसित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हृदय बना होता है। हृदय किस चीज से बना होता है, आपसे ये पूछा गया संयोजी ऊतक से, पेशी ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो हृदय बना होता है वह किससे होता है, मस्कुलर टिश्यूज पेशीय ऊतक से बना होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आपसे पूछना पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। तो पट्टीदार पेशी कहाँ पर पाई जाती है आपको यह बताना है। तो किस प्रकार की पेशी है यह बताना है, अस्थियों से जुड़ी हुई, या ऐच्छिक, अनैच्छिक, या धारीदार। तो जो पट्टीदार पेशी होती हैं वह क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं, पट्टीदार पेशियां। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रदत्त सूची में उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है उस वस्तु को चयन करना है। यदि हम बात करें जल भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यदि हम वायु की बात करें तो वायु भी, मृदा भी। लेकिन बिजली क्या होता है, बिजली का निर्माण किया जाता है, यह प्रकृति में स्वयं उपलब्ध नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विलीन रूप में पचित भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन पदार्थ के परिवहन का कार्य रुधिर रक्त में किसके द्वारा किया जाता है, रुधिर में किसके द्वारा किया जाता है, जो माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा क्या करता है, भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन पदार्थों का जो परिवहन करता है शरीर में, वह क्या करता है, रक्त में उपस्थित माइक्रोप्लाज्मा में यह किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि यदि दो वृत्तों
के क्षेत्रफल का अनुपात। आपको दो वृत्तों के क्षेत्रफल का मान लिया, एक ए वृत्त है एक बी वृत्त है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है, यदि ए की त्रिज्या आर है और बी की त्रिज्या स्मॉल आर है तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा अनुपात, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा कि आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपको यह अनुपात कितना दिया हुआ है 49 और क्या दिया हुआ है 81। तो यदि हम बात करें तो पाई से तो पाई कट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, आर का स्क्वायर इक्वल टू 49 और स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू 81। तो आर का स्क्वायर यदि आर की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से कितनी आ जाएगी कि 7 का यदि हम स्क्वायर करते हैं कितना आता है 49, और यदि आप यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो आपका जो अनुपात होगा वह किस अनुपात में होंगे, ये 7:9 के अनुपात में यह होंगे क्या, त्रिज्याओं का अनुपात, उनकी परिधियों, उनकी आपके परिधि का अनुपात पूछा है। यदि ये किसका अनुपात आ गया है हमारा त्रिज्या का। यदि हम परिधि का अनुपात करें तो क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर अनुपात 2 पाई स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 पाई से 2 पाई तो कट हो जाएगा, बचा क्या आर अनुपात बड़ा आर अनुपात स्मॉल आर। तो यहाँ पर देखो तो बड़े आर की वैल्यू कितना 7 और स्मॉल आर की 9। तो यही अनुपात क्या होगा आपके जो परिधियों का अनुपात होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि एक चतुर्भुज के कोण कितना दिया हुआ है 3, 7, 6, 8, 6, 2 अनुपात में हो तो सबसे छोटा कोण का माप ज्ञात कीजिए। मतलब दो को आपको बताना है दो कितना है। तो आप ये देखो क्या अनुपात दिया है 3:7:6:2। तो ये हमें पता है कि अनुपात में कोई चीज़ है तो उसमें हम क्या करते हैं एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको मान लेते हैं क्या वास्तविक संख्या। और इसको हम यदि हमें पता है कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, हमारा चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो आपको ये चार कोण दिए हैं, यदि हम इनके योग की बात करें तो यदि 3, 7, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 18x। 18x का मान कितना होता है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री होता है। और x का मान क्या आएगा, यहाँ से 18 से यदि हम 360 काट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा x का मान। x का मान 20 तो 2x का मान कितना आएगा आपका, 2x आपसे पूछा गया सबसे छोटा वाला, तो 2x का मान क्या आ जाएगा 2 गुणा 20। तो 2 का गुणा 20 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 40। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन थर्ड 40। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि यदि एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% की छूट सहित 9,000 रुपये का है तो इसका अंकित मूल्य क्या हुआ। मैंने माना अंकित मूल्य एक्स पे यदि मैंने 10% छूट दी, मतलब 100 रुपये की चीज़ पे यदि 10% की छूट दे दें तो वह कितने में मिलेगी 90 में। तो यह क्या होगा 90/100। तो इसका जो यदि हमने छूट दे दी तो जो बचा हुआ मूल्य कितना होगा, आपने यहाँ पर दिया हुआ है 9,000 यहाँ पर बचता है। तो यदि हम x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा 900 इंटू 100, ये कहाँ गया इस साइड और ये कहाँ इस साइड, तो यहाँ पर आ गया 90। 90 से यदि हम काटेंगे तो यहाँ बचा 100, 100 का गुणा 100 में किया तो कितना आया 10,000। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वह क्या होगा 10,000 रुपये आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि वाहनों के पहियों में जो खांचे बने होते हैं, खांचे बनाए जाते हैं, यदि आप पहिए देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे करके उभरा हुआ सा और कुछ अंदर सा होता है। तो यह क्यों बनाया जाता है, ताकि क्या हो घर्षण में वृद्धि हो, घर्षण घट जाए, घर्षण समान रहे या घर्षण कम हो। घर्षण में वृद्धि के लिए किया जाता है कि उसमें घर्षण में यदि वृद्धि कर दी जाती है जिससे कि वह खसके ना और आपको गिरने से बचा जाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है कि प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए अगर माध्यम का स्रोत है, अगर माध्यम का स्रोत, तो ये इसका जो सही आंसर है वह क्या है शैवाल। लाल शैवाल जो होता है वह क्या होता है अगर माध्यम का स्रोत होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है। यदि हम विद्युत बल्ब के तंतु की बात करें तो यह किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। इस प्रकार आज का जो हमारा सेशन था वह यहीं पे समाप्त होता है। और आपका अगली वीडियोस के लिए आप सभी जो है अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए जेएम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।